हाय एवरीवन, वेलकम बैक। 1.8 देख लेता हूँ अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ में क्या क्या है। सबसे पहला क्या है, 8 शेड्यूल की बात हो रही है। 8 शेड्यूल में क्या आ जाता है, आपका ऑफिशियल लैंग्वेजेस आ जाती है। न्यूज़ क्या है, उड़ीसा कैबिनेट ने बोला कि कोई लैंग्वेज को 8 शेड्यूल में ऐड करना। तो कोई लैंग्वेज कहाँ से आती है, उड़ीसा से आती है, रट लेना। ठीक है, अब तक ऐड नहीं कर रखा है। शेड्यूल 8 में कौन सी लैंग्वेज आती है, ऑफिशियल लैंग्वेज आती है। कितनी लैंग्वेजेस है, 22 लैंग्वेजेस है, इतना याद रखना आपको। 22 लैंग्वेजेस में कौन कौन सी आती है वो एक बार देख लेना लक्ष्मीकांत से। और रिसेंट जो ऐड कर रखी है उन लैंग्वेजेस का थोड़ा सा आइडिया रखना जो यहाँ पर लिख रखी है। क्या कह रहा है, सिंधी को ऐड किया था, कोंकणी किया था, मणिपुरी, नेपाली, फिर ये संताली, डोंगरी, मैथिली, बोडो, ये सब भी आती है इसमें। तो ये याद रखना, ठीक है, थोड़ा सा फेयर आइडिया होना चाहिए कि सिर्फ जो अपनी स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस है वो नहीं आ रही, जो डायलेक्ट्स वगैरह वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। एक और फन फैक्ट याद रखना है कि इसके अंदर आपकी इंग्लिश नहीं आती। ठीक है, शेड्यूल 8 में लैंग्वेज होगी, क्या क्या बेनिफिट होंगे, सरकार का सपोर्ट मिलेगा, साहित्य अकादमी से सपोर्ट मिलता है ट्रांसलेशन वगैरह में। ठीक है, आगे क्या पार्लियामेंट्री डिबेट वगैरह को इसमें कन्वर्ट कर सकता है, ट्रांसलेट करता है। ऑल इंडिया कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे यूपीएससी की एग्जाम होती है इन लैंग्वेजेस में होती है। आगे आरबीआई नोट पे इनको छाप सकता है। ठीक है, ये है। आगे क्या 9 शेड्यूल के बारे में दे रखा है। 9 शेड्यूल में क्या था, 9 शेड्यूल में ऐसे लॉज आते थे जिन पे जुडिशियल रिव्यू पहले नहीं लगता था। ठीक है, अब क्या कौन कंटेक्स्ट क्या दे रखा है यहाँ पे, कंटेक्स्ट और कंटेंट। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया था 1951 में, पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, पहला है तो याद रखना है। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, अंडर आर्टिकल 31B आया था, इसमें 9 शेड्यूल क्रिएट किया गया था। इसमें बोला था कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी लॉ बना रखे हैं, जो 9 शेड्यूल में अगर उन लॉ को डाल दिया जाएगा तो उनको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो आगे क्या है, आगे आपका IR कोयलो कहते हैं उसको। ठीक है, ये स्पेसिफिक केस है, इसका नाम याद रखना, बहुत फेमस है। ये जो केस है इसमें बोला था कि भैया जुडिशियल रिव्यू तो लगेगा। ठीक है, 24 अप्रैल 1973 जिस दिन केशवानंद भारती का जजमेंट आया था, उस दिन के बाद से जितने भी लॉ 9 शेड्यूल में इंक्लूड कर रखे हैं उन पे कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू लगेगा इफ़ दे अंडरमाइन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सिंपल सा फंडा ये याद रखना 9 शेड्यूल में। आगे क्या राइट टू साइलेंस की बात कर रहा है। ये कुछ राइट टू साइलेंस एज सच कोई राइट होता है नहीं, बट इसको इसने किसके अंदर यहाँ पे बताने के लिए इंक्लूड कर रखा है, बोला 20 दिन के अंदर आता है, ऐसा याद करने की ज़रूरत है नहीं। इसको आप रिलेट किससे कर सकते हो, आपका फंडामेंटल राइट जो राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन 19 हो गया और 21 हो गया। जो राइट आपको समझ नहीं आता ना 21 से सीधे रिलेट करता। यहाँ जो केस के नाम दे रखे हैं, कस्टम्स एक्ट, ये सब दे रखे हैं, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे क्या है, रिजर्वेशन फॉर लोकल्स इन प्राइवेट सेक्टर। ये जब भी कोई सरकार लाती है ना प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन के लिए, तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये सब ना इसको रिजेक्ट कर देते हैं, ये याद रखना। गुजरात में ट्राई किया था, हरियाणा में ट्राई किया था, यहाँ पे भी रिजेक्ट कर दिया था हाई कोर्ट्स ने। आगे क्या कह रहा है ये, पंजाब हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट क्वाश हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट लोकल कैंडिडेट का जो बिल था 75% रिजर्वेशन ला रहे थे प्राइवेट सेक्टर में, इसको हटा दिया। ये हाई कोर्ट ने बोला था कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और फंडामेंटल राइट्स जो है उनको वायलेट करता है। सॉरी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के भी अगेंस्ट है। इसेंस मैंने आपको यही समझा दिया, प्राइवेट में रिजर्वेशन होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, जुडिशरी उसको मतलब नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी उस लॉ को। ठीक है, आगे देखते हैं अफर्मेटिव एक्शन क्या होता है। अफर्मेटिव एक्शन, रिजर्वेशन को है ना अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं एक तरीके से। यहाँ पे किसका एग्जांपल दे रखा है, यहाँ बोला रिजर्वेशन अफर्मेटिव एक्शन है, बहुत सारे नेशंस में चलता है, US वगैरह में भी चलता है। ठीक है, अभी अफर्मेटिव एक्शन ना हमारे यहाँ EWS जब से आया है तो इकोनॉमिक बेसिस पे भी दिया जा रहा है, याद रखना। 10% जब से EWS का आरक्षण आया ना उसके बाद से। आगे क्या, रंगनाथ मिश्रा कमीशन। ये कमीशन का नाम रट लेना, पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं करना। रंगनाथ मिश्रा जो कमीशन है, कम्युनिकेशन निकल गया था मुँह से। क्या है ये, पढ़ लेते हैं क्या क्या। देखो पहली चीज़ तो ये शेड्यूल कास्ट से डील करता है, इतना याद रखना। देखो, इट इज़ ऑफिशियली नोन एज अ नेशनल कमीशन फॉर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस किस से डील कर रहा है, रंगनाथ मिश्रा वाला माइनॉरिटीज़ से। भारत में 2 टाइप की माइनॉरिटीज़ बताई गई है, एक तो आपकी लिंग्विस्टिक है और आपकी रिलीजियस है, ये 2 है। ठीक है, ये याद रखना। ये क्या है, इट वॉज कंस्टिट्यूटेड टू लुक इनटू वेरियस इश्यूज रिलेटेड टू लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़ इन द कंट्री। ठीक है भैया, आगे देखते हैं। रिपोर्ट 2007 में दी है, इसने क्या रिकमेंड किया है कि शेड्यूल कास्ट का जो स्टेटस है ना जो भारत में दिया जाता है, इट शुड बी डिलिंक्ड फ्रॉम रिलीजन एज इट इज़ द केस इन केस ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। अब शेड्यूल कास्ट में क्या होता है कि स्पेसिफिक रिलीजन है, अगर आप रिलीजियस कन्वर्ट्स हो, फॉर एग्जाम्पल आप अगर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए, मुस्लिम्स में कन्वर्ट हो गए, तो आपको क्या है SC के अंडर ना आरक्षण नहीं मिलेगा, ये याद रखना। ठीक है, बट जो शेड्यूल ट्राइब है ना, शेड्यूल ट्राइब में ये फंडा नहीं लगता। तो रंगनाथ मिश्रा जो कमीशन था इसने बोला था कि जो
शेड्यूल कास्ट का कॉन्सेप्ट है उसका आप रिलीजन से डीलिंग कर दो, और जो भी एज सच शेड्यूल कास्ट की डेफिनेशन में आ सकते हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन आप उनको इंक्लूड कर दो। ठीक है, ये इसका रिकमेंडेशन था। आगे क्या आर्टिकल 355, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 355 पे क्या यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ रखा है, पिछले साल पूछा था। ये क्या इमरजेंसी प्रोविजन से डील करता है। आपका 352 से 360, 352 से आपका 360 आपकी इनसे ही डील करता है, आपके क्या कहते हैं इमरजेंसी प्रोविजन से। ठीक है, पार्ट कौन सा है, पार्ट ये हो गया आपका 18। पार्ट याद रख सकते हो तो रख लो, पार्ट लास्ट में ना पॉलिटी की जब किताब खोलोगे ना तो रट ही लेना पार्ट सारे के सारे, स्टोरी बना के रट सकता है। एक वीडियो बना दूंगा मैं लास्ट में। आगे देखो क्या आर्टिकल 355 क्या बोलता है। आर्टिकल 355 ये बोलता है कि यूनियन है ना हमारा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको स्टेट गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना है। कौन से केस में प्रोटेक्ट करना है, या तो एक्सटर्नल एग्रेशन हो, बाहर से किसी ने हमला कर दिया, या तो इंटरनल डिस्टर्बेंस हो। इन दोनों केस में क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बन रही है, यूनियन गवर्नमेंट की बन रही है। किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोटेक्ट करना है किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, सो दैट गवर्नमेंट और गवर्नेंस ऑफ एवरी स्टेट इज कैरिड आउट इन अकॉर्डिंग्स विद द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल सा फंडा है 355, याद रखना, भूलना मत। 355 ढंग से समझा दिया। राइट टू वॉक दे रखा है, कुछ किसी काम का नहीं है, फालतू है, हटाओ इसको। ये हो गया ख़त्म। फिर ये पार्ट 2 में आ जाएंगे। पार्ट 2 इसके बाद बनाते हैं आराम से, एंड करते हैं इसको।